नमस्कार सभी को। आज के इस अंक में मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक विज्ञापन के कॉन्सेप्ट पर बढ़ रही चर्चाओं को लेकर। ये विज्ञापन है प्रेगा न्यूज़ का, जो एक प्रेगनेंसी किट बनाता है और इस विज्ञापन ने एक हैशटैग दिया है, शी कैन कैरी बोथ। माने स्त्री मातृत्व और करियर दोनों को सुचारू रूप से चलाने की योग्यता रखती है। ये हैशटैग कंट्रोवर्शियल हो चुका है। स्वैच्छिक मातृत्व हमारा अधिकार है, भ्रूण पर हमारा अधिकार है, स्टॉप ग्लोरीफाइंग मदरहुड, माय बॉडी माय रूल्स का हैशटैग चलाने वाले भारतीय फेमिनिज्म के कथित ढांचे में ये विज्ञापन जो कहता है कि स्त्री दोनों जिम्मेदारियों को निभाने में कुशल है, ये एक रिग्रेसिव और डिमीनिंग आइडिया लगता है। विज्ञापन में 4 स्त्रियां हैं, अलग अलग तबके, अलग अलग उम्र, अलग अलग अनुभवों का बैगेज लेकर स्टेशन के वेटिंग रूम में मिलती हैं। एक सबसे कम उम्र की मॉडल है जो प्रेग्नेंट है और आने वाले चैलेंजेस को लेकर बहुत चिंतित है। ऐच्छिक स्वतंत्रता के कारण ही वह अपने निर्णय पर बार बार डाउट करने को भी फ्री है, लेकिन समस्या ये है कि वो प्रेग्नेंट है और अपने मॉरल एथिकल थॉट्स को अपने सपनों के ऊपर रखे या नीचे, इस बात को लेकर उधेड़ बुन में है। इस पर जब वो वेटिंग रूम में एक साड़ी बिंदी चूड़ी में बैठी स्त्री को रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर देखती है तो उसका कंफ्यूजन और अधिक बढ़ जाता है। थोड़ा डिस्गस्ट भी दिखाई देता है सर्टेन अटायर वाली महिला के लिए, क्योंकि साड़ी बिंदी बहनजी सी झलक दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर एक सफाई कर्मचारी है जो सफाई का अपना काम करती है और साड़ी बिंदी में बच्चे के साथ बैठी है। उस महिला को बच्चे के तलवे पर तेल लगाने की सलाह देती है। तो भी एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि बच्चे की परवरिश करने वाली जो स्त्रियां होती हैं, हाउसवाइफ और सफाई कर्मचारी, शैक्षणिक और मानसिक स्तर पर कमतर हैं और मेड बनने से बेहतर वो कुछ नहीं कर सकती। यहाँ से वर्ग विभेद का कीड़ा दिमाग में डाला जाता है, जो बौद्धिक आधार पर होता है। कहने को कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन तीसरी स्त्री जो लैपटॉप पर अपना काम करते हुए वहाँ बैठी होती है, उसे अ, जीवन में पीछे रह जाने का ताना मारती है। असल में ये ताना 3 बच्चों की माँ होने के कारण पीछे रह जाने पर था, मगर सफाई कर्मचारी ने बड़े गर्व से अपने काम और अपने मातृत्व दोनों का बैलेंस बिठाते हुए अपनी सफल जीवन की घोषणा कर दी। यही अगर वो 3-4 गालियां अपने पति को दे देती, वर्कलोड का रोती, दबे कुचले समाज का हवाला देती या 4 आंसू बहा देती, तो कथित फेमिनिज्म तृप्त हो जाता और फेमिनिस्ट सिस्टरहुड को कौन पीछे रह गया, कौन आगे बढ़ गया, इसकी चिंता नहीं रहती। जो अंतिम कन्वर्सेशन इस प्रगतिशील महिला का साड़ी बिंदी वाले बच्चे की माँ से था, वो हमारा भारतीय सांस्कृतिक मूल्य है, जिसमें वो कहती है कि माँ बनने के बाद तो उसे एक नई पहचान मिली। इस पर उसे हाउसवाइफ समझते हुए कथित प्रगतिशील महिला कहती है कि हाउसवाइफ हो ना हो, हाउसवाइफ हो ना, इसलिए फिल्मी डायलॉग मार सकती हो। अंत में एक माँ जो कि स्त्री भी है, उसका जवाब इस प्रकार। आसान नहीं था इस नन्ही से शैतान के साथ साथ इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। विज्ञापन का अंत एक कंफ्यूज्ड प्रेग्नेंट महिला मॉडल की मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपी तस्वीर से होता है, उसके थैंक्स नोट के साथ। उसके सारे कंफ्यूजन इस एक घटना के साथ समाप्त हो गए, जिसकी प्रत्यक्षदर्शिता वो खुद थी उस समय वेटिंग रूम में। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कार्य का अपना एक संघर्ष होता है। चाहे कोई हाउसवाइफ हो, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में टीम लीडर, देश के प्रधानमंत्री या सफाई कर्मचारी, हर दिन स्त्री अपनी तय बाउंड्रीज को पार करने की कोशिश करती है। उसे बाउंड्रीज को थोड़ा और आगे बढ़ाती है, अपनी पर्सनालिटी, अपने कैरेक्टरिस्टिक को नए आयामों तक पहुंचाती है। बिना किसी पुरुष के कथित सहारे के केवल आर्थिक स्वतंत्रता को ही सफलता का पैमाना माना जाए तो परिवार और ऑफिस संभालती हर स्त्री धरती पर बोझ ही मानी जाएगी, इस फेमिनिज्म की परिभाषा के आधार पर।
चूँकि आप परिवार संस्था को प्रमोट कर रहे हैं, आपने कितने भी बड़े संघर्ष किए हों, आप कभी भी भारतीय फेमिनिस्ट के बहनापे के दायरे में नहीं आ सकते। या तो आपको थोपी गई मदरहुड पर, उसकी ज़िम्मेदारियों पर शोर मचाना होगा, या फिर परिवार और पति से अलग होना होगा। तभी पैट्रियार्की के उस ढांचे को गिराती हुई आप नज़र आएंगी, जिसके लिए फेमिनिज्म आंदोलन हुआ, ऐसा भारतीय कथित फेमिनिस्ट को लगता है। प्रेजेंट कंडीशन जो है, और जैसा प्रेजेंट कंडीशन आइडियली होना चाहिए, अगर उसमें एक बड़ा गैप है तो उसे बदलना ज़रूरी है। उसे बदलने के लिए और उस स्टेटस को बदलने के लिए मूवमेंट, रिवॉल्यूशन चाहिए, और उस गैप को फिल करने के लिए ये सबकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन सवाल ये है कि इस गैप को फिल करने के लिए मदरहुड की तिलांजलि देना क्या ज़रूरी है? क्या माँ बनना ही हर तरह की स्वतंत्रता, शौक, हॉबीज़, एम्पावरमेंट में बाधक है? एरिस्टोटल उस ज़माने में कहते हैं कि द रिलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इज़ बाय नेचर अ रिलेशन ऑफ सुपीरियर टू इंफीरियर और ऑफ रूलर टू रूल्ड। महान फिलोसोफर का ये मानना कि स्त्री शासित होने के लिए ही बनी है और पुरुष शासन करने के लिए, एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। चार्ल्स डार्विन मानते थे कि मैन इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वुमेन, इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग सभी कामों में, यहाँ तक कि रीजनिंग, इमेजिनेशन, लॉजिक्स की जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ पुरुष ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। थॉमस जेफरसन से जब पूछा गया कि वुमेन को ऑफिस में जगह देनी चाहिए या नहीं, तो उनका कहना था कि वुमेन्स पोजीशन इन हाउस, नॉट इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ऑफिस। इन लोगों के विचारों से वेस्ट में आम लोग बहुत प्रभावित रहे। 18वीं शताब्दी तक किसी ने इस आइडिया को चैलेंज नहीं किया। चीज़ें बदली जब खासकर अमेरिका और यूरोप में सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंज आया। फिर कई फिलोसोफर ने डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी पर बात की। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं हमारे पास। पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे लोगों के हाथ में आए, लेकिन महिलाओं को तब भी वहाँ सेकेंड ग्रेड सिटीजन ही माना गया। इस डिस्क्रिमिनेशन को न केवल एक्सेप्ट किया गया, बल्कि जस्टिफाई भी किया जाता रहा। वोटिंग राइट्स देने के पक्ष में वहाँ का समाज नहीं था, क्योंकि पुरुष खुद को स्त्रियों का रिप्रेजेंटेटिव समझते थे। यूएसए और यूके में 1848 से 1920 तक फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म चला, जिसमें उनकी ये डिमांड थी कि पॉलिटिकल लीगल राइट्स बराबरी से मिलने चाहिए दोनों जेंडर को। उनका सारा जोर राइट टू वोट पर लगा रहा। इसके उलट अगर हम भारत में देखें तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही यह प्रश्न ही नहीं था कि सेकेंड ग्रेड सिटीजन कौन है और कौन नहीं। राइट टू वोट पहले दिन से महिलाओं के पास रहा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, गवर्नर जनरल बनने तक का अधिकार भारतीय महिलाओं के पास पहले दिन, स्वतंत्रता के पहले दिन से ही रहा। भारत में नारी को वैदिक युग में देवी का दर्जा प्राप्त है। नारी की स्थिति से समाज और देश के सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर का पता चलता है। यदि नारी को धर्म, समाज और पुरुष के नियमों में बांध कर रखा जाता तो उसकी स्थिति बद से बदतर ही मानी जाएगी। महाभारत में कहा गया है कि जिस कुल में नारियों की उपेक्षा भाव से देखा जाता है, उस कुल का सर्वनाश निश्चित है। महाभारत के युद्ध में यह हमें दिखाई दिया। नारी नर की आत्मा का आधा भाग होती है। नारी के बिना नर का जीवन अधूरा है। इस अधूरेपन को दूर करने और संसार को आगे चलाने के लिए नारी का होना अत्यंत आवश्यक है। नर नारी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। एक के भी बिना ये गाड़ी नहीं चल सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महाभारत महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने माँ के बारे में लिखा है, नास्ति मात्र समाछाया, नास्ति मात्र समागति,
नास्ति मात्र समम त्राण, नास्ति मात्र समा प्रिया। माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्रिय चीज नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में माँ के बारे में कहा गया है, मात्र देवो भवः, अर्थात माता देवताओं से भी बढ़कर होती है। चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय में लिखा है, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है। माँ के गुणों का उल्लेख इस प्रकार भी मिलता है, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान, अर्थात धन्य वह माता है जो गर्भावान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। लोपामुद्रा, सूर्या, विश्ववारा, अपाला ऋषिकाओं द्वारा रचित सूक्त, बृहस्पति की पत्नी जुहू, विवस्वान की पुत्री यमी, ऋषिका, श्रद्धा, सर्परागी केवल मंत्रों की रचित्री नहीं थी अपितु कवित्री भी थी। महिलाएं कविताएं करती थीं, गायन करती थीं, नृत्य कला करती थीं। प्राचीन काल से ही स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक रही है। स्त्री शिक्षा का महत्व सभी जानते थे। यहाँ तक कि हम देखें तो मंडन मिश्र की पत्नी स्वयं परम विदुषी थी। कालिदास की पत्नी को कौन नहीं जानता, विद्योत्तमा पंडिता थी। वैदिक परंपरा में स्त्री शिक्षा पुरुष शिक्षा के ही तरह अनिवार्य थी। यह एक ध्रुव सत्य है कि नारी सशक्तिकरण की आधारशिला शिक्षा है। लेकिन मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति दुर्बल रही, दुखदायिनी थी। विदेशी आक्रमण होते रहे, भारतीय समाज एक चिंताजनक स्थिति में था। नारियों के अधिकार धीरे धीरे कम होते गए, उन पर पर्दा थोप दिया गया, समाज में शिक्षा बढ़ी, स्त्रियों को बाहर शिक्षा के लिए जाने नहीं दिया गया। बाल विवाह, छोटी उम्र में शादियां कर दी गई। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्या हत्या आदि प्रचलन में आ गया। लेकिन फिर इसे कौन भूल सकता है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। संगीत हो, सिनेमा हो, दूरदर्शन, विज्ञान, खेल, राजनीति, व्यवसाय, उद्योग, कला, पर्यटन आदि समस्त क्षेत्रों में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ चढ़कर पुरुषों के बराबर ही आ रही है। आज वुमेन एम्पावरमेंट के इस दौर में पश्चिमी भौतिकवादी सभ्यता का भी प्रकोप रहा है। स्त्रियां बाह्य आडंबर पूर्ण जीवन को सार समझकर भोगवादी पथ पर जा रही हैं, परिवार संस्था को त्याग रही हैं, परिवार संस्था से भागकर अकेलेपन को ग्लोरीफाई कर रही हैं। उन्हें अपने कर्तव्य पथ से ये अकेलापन कभी कभी विचलित भी करता है। डिप्रेशन और कई तरह के कारण भी, कई ऐसे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिससे स्त्री की स्थिति ऐसा कहें कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रही है कि मानसिक रूप से धीरे धीरे दुर्बल हो रही है। उन्हें अपने कर्तव्य पथ से विचलित भी कर रहा है। भारतीय नारियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें सुचारू रूप से करना चाहिए। स्त्री को अगर देवी न भी माने, लेकिन एक सहज मातृत्व का भाव जो केवल स्त्रियों में ही पाया जाता है, न केवल अपनी संतान के लिए अपितु दूसरे की संतान के लिए भी होता है। किसी दूसरे की संतान को देखकर जो एक मातृत्व भाव प्रस्फुटित होता है, यह सबसे बड़ा स्त्रीण गुण स्त्रियों में पाया जाता है, जो कि वर्तमान नारीवाद के द्वारा बार बार चैलेंज होता है। उनका चैलेंज करना, क्वेश्चन करना गलत नहीं है। उनका अपना दृष्टिकोण है, उनके अपने अनुभव हो सकते हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन स्त्रियों को अपना स्थान, अपना अस्तित्व सुनिश्चित करना चाहिए कि जहाँ वो हैं और जहाँ उन्हें होना चाहिए था, क्या इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। अगर नहीं तो ये संघर्ष उतना बड़ा नहीं है। नारीवाद का बिंदी चूड़ी पहने स्त्री को कमतर समझना या अपने पिता या पति के संरक्षण में संरक्षण में रहने वाली स्त्रियों को कमतर समझना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक अजूबा ये भी है कि मदरहुड को क्वेश्चन करने वाले और उसे हिकारत की दृष्टि से देखने वाले भारतीय कथित नारीवाद पर्दे और बुर्के और नकाब के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और उसे स्त्री का अधिकार समझते हैं। क्या ये वास्तविक नारीवाद है? ये एक प्रश्न है। नमस्कार।